नमो नमः मित्राणि, संस्कृत कक्षायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीर्घ संधि की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हम संधि की परिभाषा तथा संधि के प्रकार इस विषय में पढ़ चुके हैं। जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। आइए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे दीर्घ संधि के बारे में। अकः सवर्णे दीर्घः, यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जिसके माध्यम से दीर्घ संधि की जाती है। अकः अर्थात स्वरों का, सवर्णे सवर्णे अर्थात समान वर्णों से मिलने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि की परिभाषा इस प्रकार होगी: जिस संधि में दो समान स्वर मिलने पर स्वर दीर्घ हो जाता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह ह्रस्व अ तथा दीर्घ आ, जब ह्रस्व तथा दीर्घ आ से मिल जाता है तो दीर्घ स्वर आ हो जाता है। उसी प्रकार जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ह्रस्व अथवा दीर्घ ई से शुरू होने वाले शब्द से मिल जाती है तो वहाँ पर भी दीर्घ ई हो जाती है। ह्रस्व तथा दीर्घ उ, ह्रस्व तथा दीर्घ उ से मिलने पर भी दीर्घ संधि हो जाती है। इसी प्रकार री जब री वर्ण से मिल जाता है तो री भी दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार दो समान स्वर मिलने पर स्वरों का दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाती है। आइए अब इसे समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, दीर्घ संधि में दीर्घ आ होने की ये चार स्थितियां बन सकती हैं। जब अ से मिलता है, जब आ से मिलता है, जब अ से मिलता है तथा जब आ से मिलता है। इन चारों स्थितियों में आ दीर्घ हो जाता है, अतः यह दीर्घ संधि होती है। अब इसे समझते हैं उदाहरणों से। यहाँ पहले उदाहरण में मम धन अपि, मम इस पूर्व पद में अंतिम वर्ण अ है तथा अपि इस उत्तर पद में पूर्व वर्ण भी अ ही है। दोनों जगह अ होने से अ जब अ से मिल जाएगा तो अ स्वर दीर्घ हो जाएगा अर्थात आ हो जाएगा। अतः मम धन अपि की संधि हो जाएगी ममापि। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में पुस्तक अधिक आलयः, यह पूर्व पद पुस्तक का अंतिम वर्ण अ तथा आलय का पूर्व वर्ण आ, इन दोनों का मेल हो जाने पर स्वर दीर्घ आ बन जाता है और संधि बनती है पुस्तकालयः। तीसरे उदाहरण में विद्या धन अर्थी, यह पूर्व पद विद्या का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद अर्थी के पूर्व वर्ण अ से मिल जाने पर भी दीर्घ स्वर आ हो जाता है और संधि बनती है विद्यार्थी। अंतिम उदाहरण में विद्या अधिक आलयः, यह पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ तथा आलय का पूर्व वर्ण आ, इन दोनों आ के मिल जाने पर दीर्घ स्वर आ हो जाता है तथा दीर्घ संधि होकर विद्यालयः इस प्रकार का शब्द बनता है। आइए अब समझते हैं ई के बारे में। ई जब ई के साथ मिलता है तब भी ये चार स्थितियां बन सकती है। जब ह्रस्व ई से मिलेगा तब ई दीर्घ हो जाएगा। जब ह्रस्व ई दीर्घ ई से मिलेगा अथवा दीर्घ ई ह्रस्व ई से मिलेगा अथवा दीर्घ ई के साथ मिलेगा तो स्वर दीर्घ हो जाएगा और वहाँ दीर्घ संधि बनेगी। इनके उदाहरण भी देख लीजिए। रवि धन इंद्र, यह पूर्व वर्ण रवि में अंतिम स्वर ह्रस्व ई उत्तर पद इंद्र के ई से मिल जाता है तो ह्रस्व ई से मिलने पर ई दीर्घ हो जाएगा, अतः रवींद्र इस शब्द में दीर्घ ई लिखा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में प्रति इस शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व ई ईक्षा इस उत्तर पद के पूर्व वर्ण से मिलने पर अर्थात दीर्घ ई से मिलने पर ई दीर्घ हो जाएगा तथा प्रतीक्षा शब्द में ई दीर्घ लिखा जाएगा। तो प्रति
धन ईक्षा, इनमें संधि होकर शब्द बनेगा प्रतीक्षा। तीसरे उदाहरण में देवी, इस पूर्व पद का अंतिम स्वर दीर्घ ई, इच्छा, इस रस्व ई से मिल जाने पर भी ई दीर्घ हो जाएगा तथा संधि बनेगी देवीचा। चौथे उदाहरण में रजनी, इस शब्द का अंतिम स्वर दीर्घ ई, ईशः के पहले स्वर अर्थात दीर्घ ई से मिलेगा, तो दीर्घ ई के साथ मिलने पर भी नया बनने वाला वर्ण दीर्घ ई ही रहेगा। और इस प्रकार रजनी धन ईशः, इसका संधि शब्द बनेगा रजनीशः। दोस्तों मैं आपको अर्थ बता दूं, रजनी शब्द का अर्थ होता है रात तथा ईशः अर्थात स्वामी। तो रजनीशः शब्द का अर्थ होता है रात का स्वामी अर्थात चंद्र। चंद्र को रजनीशः कहा जाता है। मैं यहाँ आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ईशः, ईक्षा, ईश्वरः, इन शब्द में ये हमेशा दीर्घ ही आता है। तो स्वरों को मिलाकर दीर्घ करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन प्रतीक्षा, रजनीशः, इन शब्दों का जब संधि विग्रह किया जाता है तो उस संधि विग्रह में ईक्षा और ईशः का ई दीर्घ लिखना ना भूलें। अब समझते हैं ऊ के बारे में। दोस्तों दीर्घ संधि में ऊ की भी ये 4 स्थितियां बनती है, जहाँ रस्व ऊ के साथ मिलकर, रस्व ऊ दीर्घ ऊ के साथ मिलकर, दीर्घ ऊ रस्व ऊ के साथ मिलकर तथा दीर्घ ऊ के साथ मिलकर ऊ दीर्घ हो जाता है और यहाँ भी दीर्घ संधि होती है। अब इसके उदाहरण देखिए। सु धन उक्ति ही, यहाँ सु में रस्व ऊ है तथा उक्ति में भी ऊ रस्व है। यह रस्व ऊ के साथ मिलने पर ऊ दीर्घ हो जाएगा, अतः सूक्ति ही, यह शब्द लिखते समय स का ऊ दीर्घ लिखा जाएगा। दूसरे उदाहरण में सिंधु, पूर्व पद का अंतिम वर्ण रस्व ऊ, उर्मिहि, इस शब्द के पूर्व वर्ण से अर्थात दीर्घ ऊ से मिल जाएगा, यहाँ पर भी स्वर दीर्घ हो जाएगा और सिंधूर्मि, इस शब्द में ध दीर्घ लिखा जाएगा। सिंधु शब्द का अर्थ होता है समुद्र तथा उर्मी शब्द का अर्थ होता है लहरें। तो समुद्र में उठने वाली लहरें या तरंगे उसे सिंधूर्मी कहा जाता है। तीसरे उदाहरण में वधु, जो कि दीर्घ उकारांत शब्द है, इसका दीर्घ ऊ उक्ति ही, इस रस्व ऊ से मिलने पर भी ऊ स्वर दीर्घ हो जाएगा तथा संधि बनेगी वधूक्ति। वधु अर्थात दुल्हन, उक्ति अर्थात वचन, तो दुल्हन के वचन या दुल्हन के शब्द। दोस्तों शब्दों के अर्थ को ध्यान रखिए ताकि इन उदाहरणों को याद रखना और संधि को समझना आसान हो जाएगा। अंतिम उदाहरण भू अर्थात जमीन, यहाँ पे ऊ दीर्घ है, वह ऊ जब ऊर्ध्वम के दीर्घ ऊ से मिलेगा तब भी स्वर दीर्घ ही बनेगा तथा भू धन ऊर्ध्वम, इसमें दीर्घ संधि होगी और संधि शब्द बनेगा भूर्ध्वम। दोस्तों अगर हम री स्वर की बात करें तो यहाँ पे एकमात्र स्थिति बनती है जहाँ रस्व री के साथ मिलता है और दीर्घ री बन जाता है। दीर्घ री से शुरू होने वाला कोई भी शब्द नहीं है, अतः यहाँ अन्य स्थितियाँ नहीं बनती हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यह पूर्व पद पितृ में आया हुआ अंतिम री, ऋणम, इस री से मिल जाने पर री स्वर दीर्घ हो जाएगा और संधि बनेगी पितृणम। दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रस्व री तथा दीर्घ री किस प्रकार लिखा जाता है, इसको जरूर समझिए। दीर्घ री लिखते समय नीचे वाला एक कर्व बढ़ाया जाता है। संधि शब्दों में भी पितृणम में त्रि के नीचे एक री की मात्रा और बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ दीर्घ संधि के उदाहरण देखे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अ को अ के साथ, ई को ई के साथ, ऊ को ऊ के साथ तथा री को री स्वर के साथ मिलाकर देखा। जब समान स्वर आपस में मिल गए तो वो दीर्घ संधि हो गई। अब सोचिए कि अगर हम अ आ के सामने ई ऊ री इन समस्त स्वरों को मिलाए तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इन स्वरों का मिलना एक नई संधि हमारे सामने लाता है और उस संधि की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में बात की गई दीर्घ संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर
और कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातें और अगली संधि को लेकर फिर हाजिर होंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।